Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about the hormonal regulation in male and female reproductive system कि कैसे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis को कंट्रोल करते हैं डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स. Today we are going to study about the different type of egg on the basis of the yolk present in them and on the basis of the shell कि उनमें shell present है या absent है. yolk अगर present है तो कितना है या फिर present है ही नहीं, that is yolk absent है. तो first of all we will divide the egg on the basis of yolk, that is amount of yolk. और पहला है alecithal. alecithal मतलब yolk है ही नहीं. Yolk is completely absent and example is the egg of human beings. जो human beings में female जो egg बनाती है उसमें yolk का amount होता ही नहीं है, yolk जो है absent रहता है. Second is microlecithal. Micro means small. Micro का मतलब क्या है? Small. कि जो egg है उसमें yolk present है लेकिन उसकी quantity बहुत कम है. Less amount of yolk is present in the egg. Example, all the placental mammals. The third type is mesolecithal. Meso का मतलब moderate type का, ना ज़्यादा है ना कम है, कि जो yolk है उसका amount moderate है, ना ज़्यादा है ना कम है. Example, the egg of amphibians, कि जो amphibians हैं like frog, salamander, इनका जो egg है वो कैसा है? mesolecithal. And the last one is मेगालेसिथल और पोलीलेसिथल. मेगा मीन्स लार्ज, कि ऐसे एग जिसमें yolk का कंसेंट्रेशन, yolk का अमाउंट बहुत ज़्यादा है. एग्जाम्पल, द एग ऑफ रेप्टाइल्स एंड द एग ऑफ बर्ड्स. तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ yolk और अमाउंट ऑफ yolk. नेक्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ शेल, कि जो एग है, एग के ऊपर शेल प्रेजेंट है, दैट इज क्लिडोइक टाइप ऑफ एग, या फिर जो शेल है वो एब्सेंट है, दैट इज नॉन क्लिडोइक टाइप ऑफ एग. जो क्लिडोइक एग है, ठीक है, उनमें क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो बॉडी के अंदर है लेकिन जो एग है उसकी डेवलपमेंट बाहर होती है, दैट इज एक्सटर्नल टाइप ऑफ डेवलपमेंट ये शो करते हैं. कौन? क्लिडोइक टाइप ऑफ एग. एग्जाम्पल, रेप्टाइल एंड बर्ड्स. क्लिडोइक मीन शेल इज प्रेजेंट, नॉन क्लिडोइक मतलब जो शेल है वो एब्सेंट है, और इनमें फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों ही इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं. कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो फर्टिलाइजेशन है या डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल होगी या इंटरनल होगी, दोनों पाई जाती हैं. इंटरनल भी पाई जाती है और एक्सटर्नल भी पाई जाती है नॉन क्लिडोइक में. एग्जाम्पल, द एग ऑफ एम्फीबियंस एंड मैमल्स. So it was about the different type of eggs. Next is menstrual cycle. अगर egg fertilize नहीं होता है, अगर egg fertilize नहीं होता है तो females के अंदर, especially in the female of primates, एक cycle changes आती है, एक cyclical changes आता है, and that is known as menstrual cycle. क्या कहेंगे इसको? menstrual cycle. It is found in the female of primates. The duration of the cycle is 28 to 29 days. 28 से 29 दिन की साइकिल होती है. साइकिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक जहाँ से शुरू होती है, रिपीट होके वही स्टेप उसी प्रोसेस से अगेन नेक्स्ट मंथ ये स्टार्ट हो जाती है. दैट इज वाई मेंस्ट्रुअल साइकिल, और वी कैन कॉल इट मेंस्ट्रुएशन. यूजुअली जो मेंस्ट्रुएशन है वो जैसे ही एक फीमेल प्यूबर्टी की एज में रीच करती है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज नोन एज मेनार्क. तो कोई भी गर्ल आफ्टर प्यूबर्टी व्हेन द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन द बॉडी ऑफ दैट फीमेल और गर्ल, देन इट इज नोन एज मेनार्क. क्या बोलेंगे उसको? मेनार्क. मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ सर्टेन कंडीशंस में एब्सेंट रहती है, जैसे कि बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी. मेनोपॉज, दैट इज आफ्टर द एज ऑफ 45, जो फीमेल्स हैं उनमें क्या है कि LH FSH का जो कंसेंट्रेशन है कम हो जाएगा, जिससे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन नहीं होगी, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? स्टॉप हो जाती है. एंड द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी बिकॉज जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो हाई हो जाता है.
नेक्स्ट इज लैक्टेशन। ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, दैट इज स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने एक मदर अपने बेबी को फीड करती है, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। एनसीईआरटी में इसको अराउंड 6 मंथ का दे रखा है, दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। बट ये जो साइकिल है यूजुअली स्टॉप रहेगी 2 से 3 महीने में। इसका कोई एक लिमिटेड पीरियड नहीं कि जो पीरियड है वो वेरी करता है, वेरिएबल है। 4 फेजेस हैं या 4 साइकिल, इस साइकिल में 4 स्टेजेस हैं या 4 फेजेस हैं। और जो पहला फेज है दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। 28 डेज की साइकिल में जो पहली फेज आती है जो यूजुअली 3 to 5 डेज की होती है, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। यहाँ पे इसके टाइम में दैट इज ब्लीडिंग फेज में या मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो हार्मोनल लेवल है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, LH है, FSH है, उन सब का लेवल क्या है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा बेटा हार्मोन से रिलेटेड कि पहली फेज में मेंस्ट्रुअल फेज में कौन सा हार्मोन का लेवल इंक्रीज रहता है या डिक्रीज रहता है। सेकेंड फेज में सिक्रीटरी फेज है, ओव्यूलेटरी फेज है, फॉलिकुलर फेजेस हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेजेस हैं। उनमें जो हार्मोन, कौन सा हार्मोन हाई रहेगा और कौन सा हार्मोन लो रहेगा। तो जो फर्स्ट फेज है दैट इज मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज, उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज रहेगा। क्यों? क्योंकि FSH और LH का लेवल भी क्या है, यूजुअली कम रहता है। इस टाइम पे जो फीमेल की बॉडी है वो एक फ्लो, एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है और उस सिक्रीशन में क्या है, दैट इज सेल ऑफ द इंडोमेट्रियम। क्या होगा, इंडोमेट्रियम की सेल दैट इज यूजुअली स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। द अमाउंट ऑफ ब्लड इज 40 to 50 ml एंड द म्यूकस दैट इज 30 to 40 ml। ये है मेंस्ट्रुअल फ्लो में, दैट इज इन द सिक्रीशन। अब जो ब्लड सिक्रीट होता है फीमेल की बॉडी से दैट इज द मेंस्ट्रुअल ब्लड, वो क्लोट नहीं होता है, वो जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता? क्योंकि उसके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं दैट इज फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स, जो उस ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देते, जमने नहीं देते। ठीक है, सेकेंड जो फेज है, तो ये पहली फेज कंप्लीट होगी 3 से 5 डेज के लिए, ये लास्ट करेगी। ठीक है, इसमें ब्लीडिंग होगी, जो सेल इंडोमेट्रियम ने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा था प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो इंडोमेट्रियम क्या है, शेड हो जाएगी, इंडोमेट्रियम की सेल विड्रॉ कर जाएंगी। सेकेंड इज द फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव और प्री ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन से पहले की फेज, ओव्यूलेशन से पहले की फेज। और ये ऐसी फेज है जिसका जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है, इस फेज का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इट कैन बी 9 days, इट कैन बी 10, इट कैन बी 11 days। ओके, क्या होगा, अब जो पिट्यूटरी है वो FSH को रिलीज करेगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, which is responsible for the growth of the primary follicle, then secondary follicle बनेगा, tertiary follicle बनेगा। और इसी टाइम पे FSH के कारण क्या है, एस्ट्रोजन कौन बनाएगा, ओवरी बनाएगी। ठीक है, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन करेगी और ये जो एस्ट्रोजन है वो इंडोमेट्रियम जो यहाँ पे शेड हो चुकी है, इंडोमेट्रियम जो शेड हो चुकी है उसकी दोबारा से फॉर्मेशन शुरू कर देगा, उसकी दोबारा से फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। एंड दिस एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। सेकेंडरी और टर्शरी के टाइम पे एस्ट्रोजन सिक्रीट होना शुरू कर देगा जो इंडोमेट्रियम की दोबारा फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है, मैच्योर फॉलिकल बनता है, उस टाइम पे एस्ट्रोजन मैक्सिमम होता है। तो ये जो फेज है, फॉलिकुलर फेज है, ठीक है, या प्रोलिफरेटिव फेज है या प्री ओव्यूलेटरी फेज है, इसमें क्या होगा, FSH का लेवल हाई होगा। ठीक है, और एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई होगा। द थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज। तो तीसरी फेज है वो क्या है, ओव्यूलेटरी फेज। एंड ये कब होगी, ऑन द 14th डे। 14th डे ड्यू टू द इंक्रीज और द मैक्सिमम लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये क्या करेगा, एक पॉजिटिव फीडबैक देगा, किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा वो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा।
इसकी सिक्रीशन के कारण LH और FSH क्या होंगे, इनकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। कौन सिक्रीट करेगा इनको, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को ऑर्डर कौन दे रहा है, हाइपोथैलेमस। किसके थ्रू, GnRH के थ्रू। अब LH का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और मैक्सिमम LH सिक्रीट होगा एंड दिस इज नोन एज LH सर्ज। क्या बोलेंगे इसको, LH सर्ज। एंड दिस LH सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। तो जो 14th डे है, जो मैक्सिमम हार्मोन का लेवल है वो किसका है, LH का है। और ये LH का मैक्सिमम लेवल क्या कहलाएगा, LH सर्ज कहलाएगा, जो कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो ओवा है वो रिलीज हो चुका है, सेकेंडरी oocyte क्या है, ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो गया है। अब आएगी लास्ट फेज, दैट इज सिक्रीटरी और ल्यूटियल फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन के बाद की फेज। अब ओवरी में क्या है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया है, ठीक है। रप्चर होने के बाद क्या बनाएगा वो, कॉर्पस हेमरेजिका, ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। कॉर्पस हेमरेजिका विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है कि अगर लेट्स सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और वापस से क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, फ्यूजन नहीं होगा, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, येलो बॉडी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस एल्बिकन्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस एल्बिकन्स में। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होगा और इन्हीं हार्मोन के जो लेवल डिक्रीज होने के कारण कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज जो येलो बॉडी है वो कन्वर्ट हो जाएगी व्हाइट बॉडी में। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन के लेवल, प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाता जाएगा, सिक्रीट करता जाएगा, जिससे प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। मतलब वापस से क्या है, जो ब्लीडिंग फेज है वो नहीं आएगी। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ही आगे की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होगी, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कॉर्पस एल्बिकन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी और कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा एंड इट विल कीप ऑन रिलीजिंग द प्रोजेस्टेरोन। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब इससे एक फ्लो चार्ट आता है, उस फ्लो चार्ट में क्या है, ओवराइन चेंजेस, ओवरी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो, यूटेराइन चेंजेस, यूट्रस में जो चेंजेस हो रहे हैं वो, एंड द हार्मोनल चेंजेस, कि कौन कौन से हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। एनसीईआरटी में पूरे सीक्वेंस को एक ही फ्लो चार्ट में दे रखा है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम उस फ्लो चार्ट को स्टडी करेंगे कि कैसे ओवरी में, मतलब क्या क्या ओवरी में चेंज हुए, फिर क्या यूट्रस में चेंज हुए और कौन कौन से हॉर्मोन्स इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।